देखें, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए प्रचार के लिए थोड़ा सा बता रहे हैं। एक ऑप्शनल वाला पेपर है, इसमें ये दो बुकें हैं। एक पहली बुक है डिफरेंशियल ज्योमेट्री, दूसरी बुक है टेंसर एनालिसिस। ये दोनों की कंबाइंड एक किताब आती है, वो एसजे पब्लिकेशन की है और वही एसजे पब्लिकेशन की बुक से हम इसको पढ़ाते हैं। ठीक है। अब हमारा ये यूट्यूब चैनल बना हुआ है। इस चैनल को जब तुम सब्सक्राइब करोगे तो इनकी थोड़ी थोड़ी वीडियो निकल गए, इसको तुम पढ़ोगे। अगर ये पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, नेम भेजोगे, क्लास भेजोगे, कॉलेज नेम भेजोगे, ये तीनों चीज़ें भेजोगे, तभी हम तुम्हें अपने एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। हमारा ऐप बना हुआ, एप्लीकेशन बनी हुई, उससे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद डेमो के लिए तुम 4-6 दिन जुड़ो रहोगे। अगर तुम्हें ये पढ़ाई समझ में आए तो, अगर समझ में आती है तो तुम्हें फीस भी पे करनी पड़ेगी। तो तुम व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे और कहोगे सर फीस कितनी, हम तुम्हें फीस बता देंगे। अगर फीस तुम पे करोगे तो ये सारी वीडियो तुम्हारी पेपर तक रुकेंगी, वरना तुम डेमो के लिए जुड़ोगे, थोड़े दिन बाद अलग हो जाओगे। ठीक है। और एनईपी के अंतर्गत सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस एक हो चुका है। ठीक है, बस इतना ही बताना है, बाकी कुछ नहीं बताना है। ठीक। देखें, ये चैप्टर चल रहा है लोकल थ्योरी ऑफ स्पेस का, चैप्टर नंबर 1। ठीक है। अब इसमें हम तुम्हें कराने जा रहे हैं 1.7 का पॉइंट है, पेज नंबर 13 पर है, ऑक्सीलेटिंग प्लेन। ये ऑक्सीलेटिंग प्लेन क्या होता है, इसकी हम तुम्हें डेफिनेशन बताने जा रहे हैं। अब तुम समझो ध्यान से, ऑक्सीलेटिंग प्लेन क्या होता है, इसकी फिर परिभाषा लिखाएंगे, डेफिनेशन लिखाएंगे। ठीक है। देखो ऑक्सीलेटिंग प्लेन क्या होता है, किस टाइप का प्लेन होता है, उसको यहाँ पर समझना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आता भी पेपर में काफ़ी है, समझो। जैसे ये कोई हमने कर्व बना लिया, मान लो ये कोई भी हमने एक कर्व बना लिया, इस तरह से कर्व बना लिया। इसका नाम मान लो हम कुछ भी लिख लें, मान लो गामा ही लिख लेते हैं। अब गामा लिख लेते हैं, ये हमारा कर्व हो गया। अब इसमें कोई भी पॉइंट हमने मान लो P मान लिया, ये पॉइंट हमने P मान लिया। अब इस P पॉइंट को स्पर्श करती हुई एक हम टेंजेंट लाइन बनाए। मान लो ये हमने स्पर्श करती हुई एक इसको टेंजेंट लाइन बना दी, ये यहां पर एक टेंजेंट लाइन बना दी। अब ये टेंजेंट लाइन बनाई, ये टेंजेंट लाइन किस पॉइंट को स्पर्श कर रही, P के लिए। अब इसमें हमें बताना है ऑक्सीलेटिंग प्लेन क्या होता है। ऑक्सीलेटिंग प्लेन एक तब कहलाएगा जब P पॉइंट के पास में एक कोई पॉइंट हो, मान लो ये पॉइंट Q है। अब जो टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन को हम T यूनिट वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ये टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन ध्यान से समझो, पॉइंट P और पॉइंट Q, बात समझ में आई? तीनों एक दूसरे को स्पर्श करते हो, यानी कि P पॉइंट और Q पॉइंट और टेंजेंट लाइन, बात समझ में आई? तीनों किसी भी प्लेन को अगर स्पर्श करते हैं तो वो प्लेन हमारा कौन सा प्लेन कहलाएगा, ऑक्सीलेटिंग प्लेन कहलाएगा। मतलब समझ में आया? फिर से समझो, यानी कि कहने का मतलब फिर से हम तो समझाएं। जैसे ये कोई हमने कर्व बना लिया, मान लो इसका नाम गामा लिख दिया। अब यहाँ पर कोई भी पॉइंट हमने P लिख लिया और इससे स्पर्श करती हुई इस तरह से एक टेंजेंट लाइन डाल दी। अब इसके पास में एक कोई पॉइंट हमने Q मान लिया। ए टेंजेंट लाइन, ए P पॉइंट और एक Q पॉइंट, तीनों जो है वो आपस में मिल रहे हैं, यानी एक लाइन से पास हो रहे हैं। एक लाइन जो है वो तीनों पॉइंटों से पास हो रही है, और तीनों पॉइंटों से पास हो रही है P से, Q से और टेंजेंट लाइन से। टेंजेंट लाइन को T यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो इस तरह के प्लेन को ही हम ऑक्सीलेटिंग प्लेन कहते हैं, यानी वो प्लेन जो Q पॉइंट से, P पॉइंट से भी पास हो, Q पॉइंट से भी पास हो, टेंजेंट लाइन से भी पास हो, उसको हम ऑक्सीलेटिंग प्लेन कहते हैं। बात खूब समझ में आ गई? अब सुनो,
आप देखो, अब ऑक्सीलेटिंग प्लेन के साथ एक कंडीशन भी जुड़ी हुई है। वो कंडीशन ये है, ऑक्सीलेटिंग प्लेन हमेशा क्लास ग्रेटर इक्वल टू होता है। एक क्लास ग्रेटर इक्वल टू क्या मतलब होता है? अगर ऑक्सीलेटिंग प्लेन होता है तो वो क्लास ग्रेटर इक्वल टू, जैसे हमने तुम्हें क्लास एम पढ़ाया पीछे, क्लास एम का मतलब क्या है? अगर किसी भी फंक्शन का एम बार डिफरेंशिएशन करें, अगर वो कंटिन्यूअस हो जाए तो वो हमारा क्लास एम का फंक्शन कहलाता है। ये पीछे पढ़ा के ला रहे हैं, पीछे वाली वीडियो में किसी में बताया तो हमने। अब ऑक्सीलेटिंग प्लेन की इसकी टेंडेंसी है कि क्लास ग्रेटर इक्वल टू हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इक्वेशन होगी उसका हम 2 बार डिफरेंशिएशन करें या 2 से अधिक बार डिफरेंशिएशन करें। वो डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए? कंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूअस आता है तो भी वो इक्वेशन किसकी कहलाएगी? ऑक्सीलेटिंग प्लेन की कहलाएगी। बात समझ में आई? बात तो क्लियर हो गई। और क्लास को हम जैसे क्लास 2 है, इसको c की पावर 2 से प्रदर्शित करेंगे। क्लास m है तो c की पावर m कहेंगे। एक क्लास m है तो इसको हम क्या कहेंगे? c की पावर m। दोनों बातें क्लियर हो गई। तीसरी बात, 3 पॉइंट हैं यहाँ पर समझने, फिर से हम तुम्हें एक बार और रिपीट कर देंगे। तीनों पॉइंट समझो, ये समझ में आ गया? यानी कि ये इसकी टेंडेंसी होती है ऑक्सीलेटिंग प्लेन जब कभी भी होगा, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, तो वो क्लास यानी ग्रेटर इक्वल टू होगा। यानी कि कहने का मतलब 2 या 2 से अधिक बार उसका डिफरेंशिएशन कंटिन्यूअस आता है तो वो क्लास ग्रेटर इक्वल टू कहलाएगा। ठीक। और क्लास 2 होता तो 2 बार डिफरेंशिएशन कंटिन्यूअस आता, 3 बार होता 3 क्लास होता तो 3 बार डिफरेंशिएशन कंटिन्यूअस होता, 4 क्लास होता 4 बार कंटिन्यूअस होता। लेकिन इसमें ग्रेटर और इक्वल टू है तो इसका मतलब 2 बार या 2 से अधिक बार डिफरेंशिएशन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, तो क्लास 2 की इक्वेशन होगी। 2 हो गई कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है? जैसे पहले नंबर पे पॉइंट कौन सा था? P था। पहले नंबर पे ए पॉइंट था, कौन सा था? P था। ए P था। P को जो स्पर्श कर रहा है, P को जो टेंजेंट लाइन स्पर्श कर रहा है, P को जो लाइन स्पर्श कर रही है, ये लाइन क्या कहलाएगी? टेंजेंट लाइन कहलाएगी। अब यहां से है क्या, इसके पास में एक पॉइंट Q है। अब ऑक्सीलेटिंग प्लेन कब कहलाएगा? बस यहीं पर थोड़ा सा पेच है। यानी कि ऑक्सीलेटिंग प्लेन तब कहलाएगा जब P पॉइंट, Q पॉइंट और टेंजेंट लाइन तीनों आपस में पास हो रहे हैं, तीनों से मिलती हुई लाइन जाए, यानी कि तीनों लाइनों, तीनों पॉइंटों से मिलती हुई लाइन जाए, तो उस प्लेन को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीलेटिंग प्लेन कहेंगे। अब A इसके पास में होता है, Q पॉइंट, इसीलिए इसको हम Q इक्वल P से भी प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गई? Q, और इसको नेबरहुड पॉइंट कहते हैं, नेबरहुड भी कह सकते हो, नेबरहुड पॉइंट कहते हैं। बात समझ में? ये 3 बातें हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, फिर हम तुम्हें परिभाषा बताते हैं। तीनों बातों के बारे में बता देते हैं, फिर परिभाषा लिखाते हैं। यानी कि सबसे पहली बात, ऑक्सीलेटिंग प्लेन क्या कहलाएगा? ऑक्सीलेटिंग प्लेन का मतलब है कोई भी हमने ए बना लिया कर्व, कर्व का मतलब स्पेस कर्व, स्पेस कर्व पे कोई भी पॉइंट P है, कोई भी पॉइंट P है, और इनसे मिलती हुई एक टेंजेंट लाइन डाल दी। टेंजेंट लाइन के पास में एक पॉइंट हमने डाला, उस पॉइंट का नाम यहाँ पर क्या लिख दिया? Q। और वो टेंजेंट लाइन जो है वो P और Q दोनों पॉइंटों को टच करती हुई जाए, तभी जो लाइन बनेगी, जो प्लेन बनेगा, उस यानी कि जो भी प्लेन बनेगा वो प्लेन हमारा क्या कहलाएगा? ऑक्सीलेटिंग प्लेन कहलाएगा। पहला ये है। दूसरी कंडीशन ये है, अगर ऑक्सीलेटिंग प्लेन है तो उसकी कंडीशन होती है कि उसमें क्लास ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए। क्लास 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब ये है कि 2 बार डिफरेंशिएशन उसका कंटिन्यूअस हो। और ग्रेटर इक्वल टू का मतलब क्या है? ग्रेटर इक्वल टू का मतलब है 2 बार से अधिक डिफरेंशिएशन अगर कंटिन्यूअस है तो वो ग्रेटर इक्वल टू क्लास कहलाएगा, क्लास ग्रेटर इक्वल टू कहलाएगा। मतलब समझ गए? तीसरे नंबर पे P तो पॉइंट वो था जिस पर हमने टेंजेंट लाइन डाली, और इसके पास में पॉइंट कौन सा है? Q है, पास में पॉइंट, इसलिए एक Q पॉइंट जो है, एक Q पॉइंट जो P पॉइंट है और Q पॉइंट है, तो P पॉइंट जो Q पॉइंट का नेबरहुड पॉइंट कहलाता है, इसलिए इसको Q इक्वल P से प्रदर्शित करते हैं। तीनों बातें समझ में आ गई। अब इसकी परिभाषा लिखो सभी लोग। इसकी परिभाषा है, आर्टिकल है, इक्वेशन है, ये सब तुम्हें भी कराएंगे। लिखो परिभाषा। अब तो खूब समझ में आ गया होगा, लिख लो। ठीक है, बोले? लिखो दी ऑक्सीलेटिंग प्लेन, लिखो दी ऑक्सीलेटिंग
द ऑक्सीलेटिंग प्लेन, ऑक्सीलेटिंग प्लेन आई टिप किस पर पॉइंट हमारा था, पी, तो लिखो आई टिप पॉइंट पी, आई टिप पॉइंट पी। यहाँ पर पॉइंट जो माना गया था वो पॉइंट क्या माना गया था, पी। आप एक कर्व, आप ए स्पेस लिखो, स्पेस कर्व, इस कर्व को हमने यहाँ पर क्या मान रखा है, गामा, एक कर्व मान रखा है गामा, स्पेस कर्व गामा। और ये स्पेस कर्व गामा जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, आप क्लास लिखो, आप क्लास ग्रेटर इक्वल टू, क्लास का मतलब खूब समझ गए होंगे, यानी कि इसका मतलब है 2 बार डिफरेंशिएशन कंटिन्यूअस होना चाहिए, 2 से अधिक बार डिफरेंशिएशन कंटिन्यूअस होना चाहिए। इज द लिमिटिंग पॉइंट, इज लिमिटिंग पॉइंट लिखो, इज लिमिटिंग पॉइंट, पॉइंट नहीं पोजीशन लिख लो, लिमिटिंग पोजीशन, लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द प्लेन, ऑफ द प्लेन, ठीक, जो यहां पर प्लेन आएगा उसकी बात हो रही है, ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द टेंजेंट which contains the tangent line at P, line at P, जो कंटेन कर रही है किस लाइन के लिए, P के लिए, एंड नेवर होइंग पॉइंट Q एज Q इक्वल P, ठीक, तीनों बातें आ गई, बस 3 ही बातें आनी चाहिए। फिर से इसे समझ लो, द ऑक्सीलेटिंग प्लेन, ये ऑक्सीलेटिंग प्लेन क्या होता है वो तुम्हें बताया गया। ऑक्सीलेटिंग प्लेन एट ए पॉइंट P, यानी वो प्लेन कहलाएगा जो P पॉइंट को टच करता हुआ जाए, एट ए पॉइंट P पॉइंट से टच करता हुआ जाए। आप स्पेस कर्व गामा, और किसके लिए, स्पेस कर्व गामा के लिए, गामा के आप क्लास ग्रेटर इक्वल टू, और इसका क्लास ग्रेटर इक्वल टू, अब तो क्लास खूब समझ में आ गया, इज ए लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स ए टेंजेंट ए लाइन P एंड नेवर होइंग, नेवर है GHP, नेवर होइंग, NEIGHBOURING, नेवर होइंग पॉइंट Q, यानी कि नेवर होइंग पॉइंट Q का मतलब पास वाला पॉइंट क्या है, Q है, और इसको प्रदर्शित करते हैं Q इक्वल P। तीनों बातें क्लियर हो गई, यानी कि खूब अच्छी तरह से समझो, ये खूब आता है, परिभाषा खूब आती, अगर इस तरह से लैंग्वेज ना बना के लिख पाओ तो जो समझ में आए वो लिख दो, लेकिन ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। यानी कि जो हमारे पास कर्व है, एक कर्व मान लो P पॉइंट को टच करता है, P पॉइंट को टच कर रहा है, P पॉइंट को टच कर रहा है, तो इसके पास में जो पॉइंट है इसको भी ये टेंजेंट लाइन टच करे, यानी टेंजेंट लाइन P और Q दोनों पॉइंटों को अगर टच करती है तो यही यहाँ से जो प्लेन तैयार होता है उसी को हम ऑक्सीलेटिंग प्लेन कहते हैं। ठीक है, ये खूब समझ में आ गई हो, खूब अच्छी तरह से तुम्हें हमने समझा दी। अब हम इसकी इक्वेशन लिखाने जा रहे हैं और इसको बिगाड़ देते हैं। उतार तो लिया ही होगा, लिख लो फटाफट। ठीक है, लिखो। एक चित्र भी बना लेना, ये वाला चाहे चित्र बना लेना, एक छोटा सा चित्र बना लो, कोई से बना लो, ये इतना बिगाड़ दें। ठीक है, अब ये चित्र इतना बनाओ, ये कर लो, फिर हम आगे वाला पॉइंट तुम्हें लिखाएं। ठीक है, ठीक, ये चित्र बना लो, ये लिख लो। अब इसके बाद फिर हेडिंग डालो। हाँ, इक्वेशन ऑफ देखें क्या इन्होंने नाम लिख रखा, वही हम लिखें। ये बी पॉइंट लिख रखा है इन्होंने, इसी में बी पॉइंट है। इक्वेशन ऑफ द ऑक्सीलेटिंग प्लेन, द ऑक्सीलेटिंग प्लेन,
अब हम तुम्हें ऑक्सीलेटिंग प्लेन की इक्वेशन निकालना बताएंगे, और ये ऑक्सीलेटिंग प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, बहुत इसमें सने पड़ी हुई हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छी तरह समझो। ऑक्सीलेटिंग प्लेन खूब समझ गए, ठीक। अब तुम लोग समझो। देखो, अब हमें ऑक्सीलेटिंग इक्वेशन ऑफ ऑक्सीलेटिंग प्लेन निकालना है। ऑक्सीलेटिंग प्लेन की इक्वेशन क्या होती है ये तुम्हें हम निकालना बता रहे हैं। तो उसके लिए एक हम प्लेन बना लें, कैसा भी एक प्लेन बना लें, टेढ़ा मेढ़ा, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये मान लो हमने प्लेन बना लिया, ठीक है, ये प्लेन बना लिया। अब इसमें ऑक्सीलेटिंग प्लेन बनाना है। ऑक्सीलेटिंग प्लेन बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसमें स्पेस कर्व दे देते हैं इसे। ये मान लो ए बना लिया स्पेस कर्व। स्पेस कर्व को पिछली बार हमने क्या नाम दिया था, गामा, तो हम गामा ही यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। अब ए हमारा प्लेन हो गया और ए हमारा स्पेस कर्व हो गया। अब स्पेस कर्व पे एक कोई पॉइंट हमने मान लिया, मान लो पी। ए पॉइंट हमने मान लिया पी, ठीक है। ए पॉइंट चलो यहाँ पे लिख लेते, ए पॉइंट हमने पी मान लिया। अब पी पॉइंट जो हमने मान लिया है, अब इससे हम टेंजेंट लाइन खींचे। ये हमने टेंजेंट लाइन खींची। टेंजेंट लाइन हमारी क्या कहलाती है, ये कहलाती है टी यूनिट वेक्टर। ये कहलाती है टी यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब यहीं पर एक पॉइंट हम यहाँ पर मान लें, मान लो क्यू मान लिया। ये पॉइंट हमने क्यू लिख लिया, एक पॉइंट का नाम लिख लिया क्यू, ठीक। थोड़ा हम बड़ा बनाए प्लेन तो अच्छा सही समझ में आएगा, थोड़ा बड़ा बना दे, ठीक। हाँ, ये रहा प्लेन, ठीक। नाम लिख देते हैं, अभी थ्योरी में भी लिखवा देंगे। ABCD क्या है, प्लेन है, और ये क्या है, स्पेस कर्व है। अब यहाँ पर एक पॉइंट P हो गया, एक पॉइंट Q हो गया। अब इसको हम ओरिजिन से मिला दें, एक P पॉइंट मिला दें इधर, और एक Q वाला पॉइंट भी इससे मिला दें, जो ओरिजिन से मिला दें। ए पॉइंट ओरिजिन हो गया, ओरिजिन वाला हो गया। अब एक हम करंट पॉइंट मान लें, करंट पॉइंट मान लो हमने टी मान लिया। ये टी करंट पॉइंट हो गया। करंट पॉइंट का मतलब इससे भी मिला दें और इससे भी मिला दें और इससे भी मिला दें। इसका नाम हमने करंट पॉइंट लिख दिया, वो लिख दिया टी। अब यहाँ पर जो पी पॉइंट है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन हमारे पास कहलाएगी आर वेक्टर, और ए कर्व जो होता है उसकी लेंथ मानते हैं यस। लेकिन यहाँ पर दो पॉइंट हैं, एक P है एक Q है, इसलिए एक पॉइंट की इक्वेशन हम S0 लिख लेंगे और एक पॉइंट की इक्वेशन लिख लेंगे S। तो इसमें इसकी इक्वेशन P पॉइंट की ये S0 लिख लेते हैं। कर्व की लेंथ S होती है, इसलिए S0 माना गया। अब दूसरा A पॉइंट है, इसकी इक्वेशन हम लिख लेते हैं R वेक्टर S, यानी Q पॉइंट की इक्वेशन हम A लिख लेते हैं। अगर ए इक्वेशन ए है तो इसका पोजीशन वेक्टर अगर ओ से लिखेंगे तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी आर वेक्टर एस, और इसकी इक्वेशन हो जाएगी आर वेक्टर इंटू S0। ये हो जाएगा आर वेक्टर इंटू एस। और कैपिटल टी जो करंट पॉइंट है, इसका जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है वो हम क्या मान लेंगे आर, इसलिए ओ से लेके टी तक का पोजीशन वेक्टर क्या कहलाएगा आर। और टी क्या है, ये टेंजेंट लाइन है। ये क्या है, टेंजेंट लाइन को प्रदर्शित कर रही है। मतलब सबको समझ में आ गया। ये क्या है, स्पेस कर्व। ये क्या है, स्पेस कर्व। ये क्या है, टेंजेंट लाइन है। ये टेंजेंट लाइन है और पी पॉइंट को टच कर रही है। अब यहाँ से हम बनाते हैं, अब इसको निकालते हैं, मतलब सब ठीक है। तो लिखो थ्योरी, बताएं, लिखो, साथ में लिखो। और हम हाँ एक चीज़ और भी ध्यान रखना, अगर किसी भी प्लेन के अंदर पॉइंट होते हैं, जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारे पॉइंट ए प्लेन में जो होते हैं वो एक लाइन में होते हैं और ये सदैव कोप्लेनर होते हैं। तो P पॉइंट और Q पॉइंट और T पॉइंट ये इस प्लेन के अंदर है, इसलिए ये सारे कोप्लेनर होंगे। और कोप्लेनर होने का मतलब हुआ जाए कि कोप्लेनर में अगर कभी भी सिद्ध करना होता है तो उसका बायलूम 0 आता है। बायलूम 0 आने का मतलब है ABC जो वेक्टर होते हैं, ये वेक्टर ऑलवेज क्या होते हैं, 0 होते हैं। बात समझ में, ये भी बात ध्यान रखना। अब लिखो इसके लिए थ्योरी, फिर हम तुम्हें समझाते चलें, लिखते चलें। लिखो ABCD इज ए प्लेन। यहाँ पर A B C और D ये क्या है, प्लेन है। गामा भी ये कर्व, गामा भी ये कर्व। यहाँ पर जब कभी कर्व कहेंगे तो वही कर्व आएगा, स्पेस कर्व। आप एक कर्व किसका है,
ये ऑक्सीलेटिंग प्लेन का है, ऑक्सीलेटिंग प्लेन तो इसी से बनाया गया, तो इसलिए हम लिख देते हैं ऑफ क्लास ग्रेटर इक्वल टू, अगर क्लास ग्रेटर इक्वल टू को जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी वो ऑक्सीलेटिंग प्लेन कहलाएगा ही। विद रिस्पेक्ट टू ये किसकी रिस्पेक्ट में लिया गया, ये लेंथ जो है वो यहाँ पर क्या मानी गई, यस, ये लेंथ क्या है, यस, इसीलिए हमने दोनों को अलग अलग करने के लिए एक यस लिख दिया, एक S0 लिख दिया। डैश इसलिए नहीं लगाया, डैश डिफरेंशिएशन को प्रदर्शित करती है। द इक्वेशन में भी, इसकी इक्वेशन जो रिप्रेजेंट की गई है, इक्वेशन में भी रिटन एज देख लो, रिटन एज। अब पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन हमारे पास ए है आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर एस, और फिर एक इक्वेशन ए भी है आर वेक्टर और S0। इसकी इक्वेशन है S0 और इसकी इक्वेशन क्या है, एस। ठीक है, अब आर एस डिनोट क्या किसे कर रहा है, पोजीशन वेक्टर के लिए। अब यहाँ पर टू नेबरहुइंग पॉइंट है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q, लेकिन ये थोड़ा सा दूर बना दिया गया, इसलिए लिख लो, हाँ इसलिए आगे लिख दो, लिखो टू नेबरहुइंग पॉइंट P, यानी कि P पॉइंट का नेबरहुड पॉइंट कौन सा है, Q, एंड Q ऑन गामा, और ये है किस पे, यानी कि स्पेस कर्व गामा पे, स्पेस कर्व गामा पे। अब सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर निकालें, पोजीशन वेक्टर P और T का निकालें, Q और T का निकालें, इन दोनों के पोजीशन वेक्टर निकालें। तो यहाँ पर T क्या है, एक करंट पॉइंट है, तो लिखो वेक्टर, ये वेक्टर की फॉर्म में है ही है, तो वेक्टर ऑफ करंट पॉइंट कैपिटल T लिखो, आगे लिख दो, अच्छा करंट पॉइंट ही लिख दो, करंट पॉइंट, और करंट पॉइंट यहाँ पर क्या लिया गया, कैपिटल T। ठीक है, अब हम पोजीशन वेक्टर निकालें, सबसे पहले पोजीशन वेक्टर निकालें PT वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कैसे निकाला जाता है तुम्हें मालूम होगा, यानी कि सबसे पहले इसे लिखोगे माइनस करके इसे लिखोगे, ये लिखोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ T माइनस शॉर्टकट में लिख देते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ये पोजीशन वेक्टर निकालने का तरीका होता है, आगे वाले में से पीछे वाले को घटा देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले पोजीशन वेक्टर हम किसका निकालें, T का, ये T का निकालें। T का पोजीशन वेक्टर यहाँ पर क्या है, R वेक्टर, इस सारे वेक्टर की फॉर्म में है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर पोजीशन वेक्टर P का क्या है, P का पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर S, तो हम लिखेंगे R वेक्टर और S। ठीक है, ये PT का पोजीशन वेक्टर हो गया। अब हम PQ का लिखें, PQ का पोजीशन वेक्टर PQ, तो PQ का पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ये लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ठीक, अब P का पोजीशन, Q का पोजीशन वेक्टर क्या है, R वेक्टर S, ये P का S0 है भाई, देखो ये S0 है। अब Q का पोजीशन वेक्टर क्या है, R वेक्टर S। ठीक है, ये S0 लिखा हुआ, अच्छा देखो ये पोजीशन वेक्टर P का जो है R वेक्टर और S0 मान रखा है, इसका Q का A है, और फिर पोजीशन वेक्टर है P का, पोजीशन वेक्टर P का, तो A हो जाएगा R वेक्टर और आएगा S0, R वेक्टर माइनस S0, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। अब हमें एक और की जरूरत पड़ेगी, वो किसकी पड़ेगी, टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन को हमने किससे प्रदर्शित किया है, यानी T यूनिट वेक्टर। अब T यूनिट वेक्टर क्या होता है, T यूनिट वेक्टर होता है dr/ds, dr/ds, तो dr/ds का मतलब है R डैश, ये हो गया R डैश, लेकिन यहाँ पर लेंथ को क्या लिया गया, S0, इसलिए ये बराबर किसके हो जाएगा, S0, एक क्या हो जाएगा, S0। बात समझ में आई। अब क्या है, अब ये तीनों पॉइंट निकल गए। अब ये वाला पॉइंट P और ये वाला Q और ये वाला T, ये तीनों पॉइंट किसके अंदर है, प्लेन के अंदर है,
पॉइंट प्लेन के अंदर ये बात क्यों करे? अगर जितने भी पॉइंट 3 हो 4 हो, जैसे मान लो ये कोई प्लेन है, ये प्लेन है, इसके अंदर ये हमने पॉइंट रख दिए, ये P लिख लिया, ये Q लिख लिया, ये R लिख लिया, ये S लिख लिया। अगर एक प्लेन के अंदर ये सारे पॉइंट होते हैं तो ये पॉइंट कोप्लेनर कहलाते हैं। चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, जितने भी पॉइंट हैं, अगर एक प्लेन के अंदर सारे पॉइंट हैं तो सब कोप्लेनर। अगर कोप्लेनर है तो इसका, अगर पॉइंट कोप्लेनर है तो इसका बायलॉम 0 हो जाता है, यानी कि इसका प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाता है? 0। अगर 3 पॉइंट है तो 3 का हो जाएगा, 4 है तो 4 का, 5 है तो 5 का। प्लेन के ध्यान रखना, अगर एक प्लेन के अंदर जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारे के सारे कोप्लेनर कहलाते हैं। कोप्लेनर होता ही तभी है जब एक प्लेन में हो पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर अब आगे लिखते हैं, ये भी लाइन हम तुम्हें लिखा देते हैं। लिखो पॉइंट्स, पॉइंट्स आर, ये पॉइंट कौन कौन से? P, T और Q, पॉइंट्स आर कोप्लेनर, पॉइंट्स आर कोप्लेनर, ठीक है। लिखो पॉइंट्स आर कोप्लेनर, आर कोप्लेनर, पॉइंट्स आर कोप्लेनर, ठीक है। पॉइंट्स आर कोप्लेनर, हेंस अब अगर ये पॉइंट कोप्लेनर हैं, कोप्लेनर क्यों है समझ में आया? ये तीनों पॉइंट एक प्लेन के अंदर है, इसलिए ये तीनों पॉइंट क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर कहलाएंगे। अगर ये तीनों पॉइंट कोप्लेनर हैं तो इनका ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। पॉइंट्स आर कोप्लेनर, हेंस आगे लिख दो ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। ट्रिपल प्रोडक्ट क्या कहलाता है? ये वाला ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाता है। ये कहलाता है ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये बराबर किसके हो जाएगा? 0। बात समझ में आई? पॉइंट्स आर कोप्लेनर, हेंस कौन कौन से पॉइंट, यानी कि P, Q, T पॉइंट एक प्लेन में है, इसलिए कोप्लेनर हैं। बात समझ में? अगर ये कोप्लेनर हैं तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट इसका क्या कहलाएगा? 0 कहलाएगा। अब ट्रिपल प्रोडक्ट ABC बराबर 0 होता है, और ABC का काम यहाँ कौन कौन कर रहा है? एक तो कर रहा है PT वेक्टर, दूसरा एक T यूनिट वेक्टर है, तीसरा PQ है, PQ है, बराबर हो गया 0। बात समझ में? ये 0 क्यों हो गया? क्योंकि ये तीनों पॉइंट यानी T पॉइंट, P पॉइंट, Q पॉइंट, ये तीनों पॉइंट एक प्लेन में हैं, इसलिए पॉइंट्स आर कोप्लेनर, यानी कि ये तीनों एक प्लेन में होने का मतलब है पॉइंट से कोप्लेनर है, हेंस ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। अब इनकी वैल्यू रखें। अब PT की वैल्यू हमारे पास ये रही, कैपिटल R वेक्टर माइनस R वेक्टर और S 0, ठीक है, ये हो गया। अब T यूनिट वेक्टर की वैल्यू ये रही, R वेक्टर सभी हैं भाई, S 0, और PQ ये रहा, R वेक्टर और S माइनस R वेक्टर और S 0 और बराबर का 0। बात खूब समझ में आ रही है? ठीक, ये बना जाएगा। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए वो हम तुम्हें बताते हैं। अब यहाँ पर ए वेक्टर वाले भी नियम लगे, वो भी अच्छी तरह समझना। अगर कहीं पर भी ABC आ जाए, इसका मतलब होता है A डॉट B क्रॉस C या फिर A क्रॉस B डॉट C। इन तीनों बातों का एक ही मतलब होता है, ये तुम्हें वेक्टर वाली किताब में पढ़ाया गया होगा। अब इसका मतलब क्या है? अगर ए बीच में चिन्ह नहीं लगा हुआ, जैसे ए नहीं लगा हुआ है, ये एक बार क्रॉस लगा लो, एक बार डॉट लगा लो, चाहे यहाँ पे लगा लो, चाहे यहाँ पे लगा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो R वेक्टर माइनस R वेक्टर S 0, ये है R डैश वेक्टर S 0, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर चाहो तो क्रॉस लगा लो, क्रॉस प्रोडक्ट, और R वेक्टर S माइनस R वेक्टर S 0 बराबर 0। समझ में आ रहा है? ये किस नियम से लिख लिया गया? ये इस नियम से लिख लिया गया। लिखा किस नियम से था? इस नियम से था। तो इसमें यहाँ पर कोई भी डॉट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, इसमें यहाँ पर क्रॉस है, यहाँ पे डॉट है, इसलिए यहाँ पे डॉट कर दी, यहाँ पे क्रॉस कर दी। इन तीनों की वैल्यू बराबर होती है, ये फार्मूले होते हैं, ठीक है। ये सब तुम्हें वेक्टर अलजेब्रा वाली किताब में पढ़ाया जा चुका। नोट करो यहाँ तक, फिर आगे का बताया जाए। और इसको डाल दो इक्वेशन फर्स्ट, इसको डालो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। लिखो, बताएं फिर आगे का।
ठीक है, बिगाड़ दें फिर से, देखो उधर गया, ठीक, साथ साथ में समझते चलो, साथ साथ में उतारते भी चलो। देखो अब हम बिगाड़ते हैं और इसकी अब ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब तुम लोग सुनो अच्छी तरह से। अब यहाँ पर जैसे इसको हल करने के लिए इसमें हम टेलर सीरीज लगाते हैं। हम लिख देते हैं यहाँ पर बी नो बाई टेलर थ्योरम। ठीक, अब इसमें टेलर थ्योरम लगाएंगे। टेलर थ्योरम इसमें जब लगाएंगे पहले इसे सरल कर लें। ये लिखें आर वेक्टर और एस। ये टेलर थ्योरम से किसके बराबर होगी? ये टेलर थ्योरम से बराबर हो जाएगा आर वेक्टर एस 0 प्लस एच आर वेक्टर डैश एस 0 और अपान का लिख सकते हो फैक्टोरियल का 1, अपान का फैक्टोरियल 1 एच स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 और आर डबल डैश आर वेक्टर डबल डैश एस 0 प्लस डैश डैश डैश। ये फार्मूला, ये रिलेशन हमारा किससे आ गया है? टेलर सीरीज से। ये आ गया टेलर सीरीज से। अब यहाँ पर देखें, अब हमें ए निकालना है तो ए वाला पद इधर ले आओ, आर वेक्टर एस माइनस आर वेक्टर एस 0 बराबर ये फैक्टोरियल 1 तो 1 होता है तभी एच आएगा आर वेक्टर डैश एस 0 प्लस एच स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 आर वेक्टर डबल डैश एस 0 प्लस का आ जाएगा डैश डैश डैश। अब ए वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, 1 में रख दें, लिख दें यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब ए वैल्यू हम समीकरण 1 में रखें। अच्छी तरह से समझते चलो, ये कठिन है आर्टिकल, थोड़ा सा कठिन, क्या बड़ा है, कठिन तो ज़्यादा नहीं है लेकिन ये बड़ा है, इसलिए हम तुम्हें एक एक बात बताते हुए चलना है बहुत आराम से। अब इसमें जब रखोगे तभी ए आएगा आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर और एस 0 ये आएगा। ठीक है, अब इसे लिखेंगे आर वेक्टर का डैश और एस 0। ठीक है, अब क्रॉस है। अब यहाँ पर देखो, अब इसकी जगह पर ए वैल्यू आ जाएगी, ए वैल्यू रखेंगे तभी ए आ जाएगा एच आर डैश वेक्टर और एस 0 प्लस एच स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 आर वेक्टर डबल डैश एस 0 प्लस डैश 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 और बराबर का हो जाएगा 0, बराबर का हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसे नीचे वाले को हम हटा देते हैं। देखो अब सुनो, ध्यान समझो। अब इसका मतलब ये हुआ इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई, इसके साथ क्रॉस, यानी जितने भी एलिमेंट हैं सबके साथ क्रॉस प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई होगी। तो सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करें तभी कैपिटल आर माइनस आर वेक्टर एस 0। ठीक है, ए एलिमेंट हो गया और ए हो गया आर वेक्टर डैश एस 0 और इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एच आर वेक्टर डैश और एस 0 प्लस ये वाला इसकी मल्टीप्लाई करें तभी ए आएगा आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर एस 0 ये आएगा, ये आएगा और आएगा आर वेक्टर डैश और आएगा एस 0। अब इसके साथ ए आएगा क्रॉस में, एच स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 आर डबल डैश वेक्टर और आएगा एस 0 प्लस डैश 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 बराबर 0। ठीक है, अब समझो ध्यान से हमारी बात के लिए। जैसे कभी भी 2 पद लिखे हो, जैसे ए और बी और 2 लिखा हुआ हो, तो जैसे ए वेक्टर है, वेक्टर की मल्टीप्लाई वेक्टर में होती है। ये जो 2 लिखा हुआ इससे कोई मतलब नहीं होता, ये कांस्टेंट कहलाता है। बात समझ में आ रही? ये 2 जो है वो क्या कहलाए? कांस्टेंट। जैसे कभी भी 2i और i डॉट हो तो ए हो आई डॉट हो तो 2 और इसकी मल्टीप्लाई इससे नहीं होगी, ए वेक्टर की होगी। उसी तरह से
एच यहाँ पर कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं, इन तीन के प्रोडक्ट से मतलब है। अब एक नियम तुम्हें और वेक्टर का बताने जा रहे हैं, और इस नियम को ध्यान रखना, ये भी तुम्हारा यानी कि सेकंड सेमेस्टर में, जब फर्स्ट सेमेस्टर में वेक्टर जब पढ़ाई तो आया था। क्या आया था? जैसे हम फिर से दोनों सब नियम लिख देते हैं, जैसे ए बी सी हो, ए डॉट बी क्रॉस सी होता है, ए क्रॉस बी डॉट सी होता है। बात समझ में आई? अगर ये वेक्टर होते हैं तो ए नियम होता है, ये नियम होता। और जैसे ए यहाँ पर क्रॉस आया, अगर चाहें हम बगैर क्रॉस के इस तरह से लिख सकते हैं, तब भी बात बराबरी है। इसका एक नियम ये होता है, अगर ए कभी भी रिपीट हो जाते हैं, ए बी ए हो जाए, या ए बी बी हो जाए, या ए सी सी हो जाए, इसकी वैल्यू ऑलवेज जीरो होती है, इसकी वैल्यू सदैव जीरो होती है। बात समझ में आ रही है? अगर इसमें कभी भी कोई वेक्टर रिपीट हो जाए तो उसकी वैल्यू जीरो होती है। अब इसमें ए आर डैश एस जीरो वेक्टर और आर डैश एस जीरो वेक्टर, ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। एच कांस्टेंट है, इससे मतलब नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो हमारी किसके बराबर हो जाएगी? जीरो से। किस नियम से? इस नियम के अंतर्गत। अब बचेगा क्या? ए बचेगा, इसे नोट करते हैं। आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर एस जीरो, आर वेक्टर एस जीरो, ए बचा। अब ए बचा आर वेक्टर का डैश और एस जीरो, और ए बचा क्रॉस एच स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 और आर डबल डैश एस जीरो प्लस डैश 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 बराबर जीरो। प्लस डैश 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 का मतलब है आगे वाले पद जो हैं जितने चाहो उतने यहाँ पर तुम यहाँ पर लिख सकते हो। बात समझ में आई? अब यहाँ पर ए एच स्क्वायर वाला पहला पद तो ले रहे हैं, इसके हाई पावर्स टर्म यहाँ पर हम निगलेक्ट कर देते हैं, यानी कि इस पहला पद तो ले रहे हैं लेकिन हाई पावर्स टर्म यहाँ पर क्या कर देते हैं? निगलेक्ट। देख अब देखो इसके लिए ए इक्वेशन आई है। अब इसके आगे वाला पद लिखें तो वो पद कितने घात का आएगा? 3 घात का, 4, यानी कि एच की घात 3 का, एच की घात 4 का, एच की घात 5 का, डैश डैश लगे हुए हैं। तो पहला पद लेते हैं और आगे वाले सारे पद यहाँ पर छोड़ देते हैं, यानी कि लिख देते हैं निगलेक्टिंग हाई पावर टर्म्स। ठीक, हाई पावर टर्म एच में हम छोड़ देते हैं, यानी कि केवल पहला पद लेते हैं और सारे उच्च घात के पद, बड़े बड़े घात के सारे पद छोड़ देते हैं। तो पहला पद लिखेंगे तभी ये हो जाएगा आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर और एस जीरो। ठीक है, अब ए हो जाएगा आर वेक्टर का डैश एस जीरो और क्रॉस आएगा एच स्क्वायर अपान फैक्टोरियल का 2 और आर वेक्टर पर ए है डबल डैश एस जीरो और बराबर हो गया जीरो। आगे वाले सारे पद छोड़ेंगे तो ये सारे पद जीरो हो जाएंगे, छोड़ देंगे, छोड़ने का मतलब है सारे पद जीरो हो। अब ए बचा जाए क्या? अब इसमें ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, ए क्या है? कांस्टेंट है। जैसे कभी भी अगर 2x बराबर अगर 0 के हो तो 2 इसमें अगर कांस्टेंट है तो 2 तो 0 होगा नहीं, और x बराबर किसके हो जाएगा? 0। इस तरह से यहाँ पर एच स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 ये तो भाई 0 के बराबर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? ए है कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट। तो बचा क्या? ए बचा, ए बचा आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर एस जीरो, ए बचा, और बचा आर वेक्टर पर डैश एस जीरो क्रॉस, और ए बचा आर डबल डैश एस जीरो, ए बचा, और ए बराबर किसके हो गया? जीरो। बात समझ में आ गई? यानी ए वाला पद ये कांस्टेंट है इसलिए जीरो के बराबर नहीं है, तो वेक्टर वाले सारे पद किसके बराबर हो जाएंगे? जीरो। और इसी को हम ऑक्सीलेटिंग, इसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीलेटिंग प्लेन कहते हैं। ठीक है, ये बिगाड़ना इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, यही कहलाता है। अब तो मैं थोड़ा सा और इसको, इसके बारे में थोड़ा सा और बता दें, वो सुन लो। देखो यहाँ पर तुम्हें बताया गया कि जैसे एक डॉट है, एक क्रॉस है, ये डॉट है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है? क्रॉस है। इसको हम बगैर चिन्ह के इस तरह से लिख सकते हैं, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर एस जीरो, और लिख सकते हैं आर डैश एस जीरो, और लिख सकते हैं आर वेक्टर डबल डैश एस जीरो बराबर जीरो। मतलब समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब है एक डॉट हो, एक क्रॉस हो, इसको बगैर चिन्ह के इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसे भी फार्मूला प्रयोग कर सकते हो, ऐसे भी फार्मूला प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और भी बतानी, वो भी तुम्हें बता दें। जैसे समझो ध्यान से, जैसे कहीं पर एक्स वाई जेड लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
ठीक है, यही तो मतलब होता है। इसका मतलब एक्स वाई जेड का मतलब आगे वाले पद एक्स वाई जेड में है। तो और शॉर्टकट में जल्दी में इसे क्या लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये लिख लेते हैं, ये भी कहला। तो वैसा ही ठीक मतलब इसका भी है, किसका है वो समझो। जैसे ए लिखा हुआ है आर वेक्टर और S0, इसको तो हम आर वेक्टर लिख सकते हो। ए लिखा हुआ है आर डैश वेक्टर और S0, इसको लिख सकते हो आर वेक्टर डैश, और ए लिखा हुआ है आर वेक्टर डबल डैश S0, और इसको लिख सकते हो आर वेक्टर डबल डैश S0। बात समझ में? तो इस तरह से क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा कैपिटल आर माइनस आर वेक्टर और आर वेक्टर, फिर आएगा आर वेक्टर का डैश, फिर आएगा आर वेक्टर का डबल डैश बराबर 0, यानी कि S0 ये सब हटा दिए। यही इक्वेशन हमारी किसकी कहलाएगी, ऑक्सीलेटिंग प्लेन की कहलाएगी। ए भी कहलाई, ए भी कहलाई। ठीक, कैसे भी लिख सकते हो, लिख लो, इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ऑक्सीलेटिंग प्लेन। ठीक, समझ में आ गया होगा सारा सब कुछ। ठीक है, बस इतना ही कराएंगे आज, नोट कर लो, यहीं तक कराएंगे। इसके आगे का आगे वाली वीडियो में कराएंगे।